दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 27 सितंबर को एनसीएल में इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होना है। साथियों हमारी कोशिश रहती है कि हर दिन आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएं। इसलिए एग्ज़ाम तक हम कोशिश करेंगे डेली वीडियो की। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे इन वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों ये वीडियो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आज के इस वीडियो वाले को भी आप ज़रूर देखें। हम प्रत्येक क्वेश्चन आपको कारण सहित समझाएंगे, विस्तार से उसका उत्तर भी बताएंगे। एक के साथ 2 या 3 क्वेश्चन आपके अपने आप होंगे। विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों वैसे ये हमारा पेड टेस्ट सीरीज़ है और टेस्ट नंबर 58 है। यदि आप भी ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले से अपलोडेड बहुत से वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों हमारा ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होता है, तो उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज का हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, एक वोल्टेज सोर्स की टर्मिनल वोल्टेज सोर्स ईएमएफ से कंपैरेटिवली कैसे होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या कभी भी अधिक नहीं हो सकती? साथियों बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज और ईएमएफ में अंतर बताना चाहूँगा। साथियों ईएमएफ होता है उस सोर्स के द्वारा उत्पन्न मान, जबकि वोल्टेज उसको बोलते हैं जो उसके टर्मिनल पर प्राप्त होता है जब हम परिपथ पूरा करते हैं, यानी उससे कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं। याद रखना दोस्तों, ओपन टर्मिनल पर जब वोल्टेज मापी जाती है तो वो हमेशा ईएमएफ के बराबर होती है, लेकिन जैसे ही बाहर कनेक्ट कर देते हैं तो वो टर्मिनल वोल्टेज कुछ कम हो जाती है। याद रखना, यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आएगा अपना आंसर आएगा डी, कि जो टर्मिनल वोल्टेज है ना वो सोर्स के ईएमएफ से अधिक कभी भी नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना। बाकी क्या क्या हो सकता है, देखो कम हो सकती है लेकिन सदैव कम होती है ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय हमने बाहर नहीं डाला उस समय टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बराबर ही होता है। दूसरी चीज़ के बराबर होती है, सी ऑप्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमेशा बराबर नहीं होती ना। जैसे ही बाहर डाल देंगे तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज कम होगी, बैक ईएमएफ ज़्यादा होगा। यानी ए और सी होते तो है लेकिन हमेशा नहीं होते। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ये परफेक्ट इसका आंसर है कि वीटी जो है ये ई से कभी अधिक नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, बराबर हो सकता है, कम होता है, ठीक है, कम और बराबर कभी भी हो सकता है लेकिन अधिक कभी नहीं होगा। इसलिए हमें डी ऑप्शन की ओर जाना है। अगला हमारा सवाल है कि किसी भी नेटवर्क में अनेक शाखाओं द्वारा बहुत सारी ब्रांच थी, उनके द्वारा जो निर्मित बंद सर्किट होते हैं, बंद पाथ होते हैं, उनको लूप के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। जितनी भी ब्रांच होती है उनको मिला करके जो बनते हैं उनको हम लूप बोलते हैं। डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि गिलबर्ट किसका मात्रक है? तो ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स का होता है। किसका है? एमएमएफ का। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हिंदी में चुंबक वाहक बल बोलते हैं। वैसे इसका दूसरी इकाई जो होती है वो एम्पीयर टर्न होती है, क्योंकि ये N/I से कैलकुलेट किया जाता है। अगला हमारा सवाल है एफईटी किस प्रकार की डिवाइस है? दोस्तों इसका पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये यूनिपोलर डिवाइस है और वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यूनिपोलर का मतलब होता है कि इसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक के कारण धारा का प्रवाह होता है, यानी या तो होल के कारण होगा या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। जबकि बीजेटी जो होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो बाईपोलर है, नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि उसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है, किसी एक की वजह से नहीं। दूसरी चीज़,
ये वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल की जाती है कि इसके गेट और सोर्स के बीच में हमने कितने वोल्टेज दिए थे, इस बात पर इसकी करंट की वैल्यू डिपेंडेंट होती है। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है, यूनिपोलर होती है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा पावर फैक्टर का फॉर्मूला नहीं है। हिंदी में इसको शक्ति गुणक या शक्ति घटक बोलते हैं और उम्मीद है कि ये तो सबका सही हुआ होगा। R/Z पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है। वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। किलोवाट और केवीए, क्योंकि वास्तविक शक्ति को किलोवाट और आभासी शक्ति को केवीए में ही लेते हैं, तो किलोवाट और केवीए का जो अनुपात है वो भी पावर फैक्टर कहलाता है। इसलिए ये तीनों तो पावर फैक्टर के सूत्र है। हमसे ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नहीं है, इसलिए डी आएगा, नन अबोव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों तो है। अगला हमारा सवाल है कि 3% स्लिप के साथ एक 6 पोल की इंडक्शन मोटर, उसकी रोटर गति कितनी होगी। देखो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी नहीं बताई, कोई ऑप्शन भी नहीं है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, तो फिर ध्यान रखना 50 हर्ट्ज मान लिया करो। देखो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 6 पोल है, सबको पता होगा। सिंक्रोनस गति आएगी 1000 RPM। दोस्तों 1000 RPM का 3% आप निकालेंगे तो वो आएगा 30 RPM। 1000 में से 30 जब आप माइनस करेंगे तो 970 RPM आएगा। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, 970 RPM जो है वो रोटर का स्पीड रहेगा। इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपका भी सही हुआ होगा। कमेंट करके हमें आपका स्कोर ज़रूर बताएं, आपके कितने इसमें से सही हुए। अगला हमारा सवाल है कि टाइम बेस्ड सर्किट के द्वारा उत्पन्न वेव फॉर्म जो होती है वो जनरली किस प्रकार की होती है। दोस्तों टाइम बेस्ड सर्किट जो होते हैं इसमें फंक्शन जनरेटर का हम उपयोग करते हैं मोस्टली। हिंदी में इसको फलन जनित्र के नाम से जानते हैं और फंक्शन जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वेव शॉटूथ वेव कहलाती है। हिंदी में इसको आरादंत तरंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सी वायरिंग मोस्टली टेम्परेरी होती है। अस्थायी रूप से तो दो होती है, एक तो क्लीट वायरिंग और दूसरी फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। देखिए कंड्यूट पाइप वायरिंग और केसिंग कैपिंग वायरिंग, ये दोनों परमानेंट वायरिंग के प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किस परिपथ में किसी परिपथ में अधिकतम पावर ट्रांसफ़र करते समय जो पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति सोर्स उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करता है जब सोर्स की प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के बराबर हो जाए, यानी आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध दोनों बराबर हो जाए तब करता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ऐसे समय में उस शक्ति सोर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो मात्र 50% होती है, ये भी आप ध्यान रखें। 50% दक्षता होती है। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि एक पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.95 है, ये किस प्रकार का पदार्थ हो सकता है। दोस्तों चुंबकशीलता यदि इकाई से कम हो तो पदार्थ को डायामैग्नेट यानी प्रति चुंबकन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। पैरामैग्नेट की इकाई से कुछ अधिक होती है और फेरोमैग्नेट की इकाई से बहुत अधिक होती है। अगला हमारा सवाल है 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर सामान्यतः कैसा होता है। 2 तरह का रोटर होता है, या तो केज टाइप होगा यानी शॉर्ट सर्किटेड चालक होंगे, या फिर वाउंड रोटर होगा यानी 3 फेज की वाइंडिंग होगी, जैसा कि स्लिप रिंग मोटर में होता है वाउंड रोटर। स्क्विरल केज मोटर का होता है केज टाइप। सी ऑप्शन की ओर जाना है। एनी ऑफ ए और बी, यानी या तो ए और बी में से कोई भी हो सकता है। अगला हमारा सवाल है कि कॉमन बेस विन्यास की करंट गेन कितनी होती है। सीबी जो होता है, दोस्तों ध्यान रखना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन सबसे कम होती है और वो इकाई से भी कम होती है, और इकाई से कम जो होती है वो अल्फा कहलाती है, ध्यान रखना। उसके बाद में कॉमन एमीटर आता है। कॉमन एमीटर की इकाई से अधिक होती है और वो कहलाती है बीटा। सबसे अधिक जिसकी होती है वो होता है कॉमन कलेक्टर और वो कहलाती है गामा।
क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। अल्फा कॉमन बेस की करंट गेन कहलाती है, जो कि मिनिमम भी होती है, इकाई से कम होती है। अगला हमारा सवाल है कि स्टार नेटवर्क में प्रत्येक एलिमेंट का मान r है तो समतुल्य डेल्टा में एलिमेंट का मान कितना होगा। दोस्तों समतुल्य डेल्टा का मतलब होता है कि स्टार में जब दो भुजाओं के बीच में प्रतिरोध जैसे r और r है तो दो के बीच में 2r आया ना, तो जब हम इसका डेल्टा बनाएं तब डेल्टा के इन दोनों के बीच में इसका मान 2r ही आना चाहिए। वैसे सीधा सीधा ध्यान रखो, स्टार से डेल्टा करना है तो 3 गुना कर दिया करो, 3r होगा, और डेल्टा से स्टार करो तो 3 से भाग दे दिया करो, उत्तर आ जाता है, सीधा हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। अभी हमें ए ऑप्शन की ओर जाना है, 3r रहेगा, 3 × r हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। देखो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आउटपुट में जो देता है ना वो इनपुट की 2 गुनी देता है, यानी 2 × इनपुट करते हैं तो 50 आता है। इनपुट कैलकुलेट करना है तो 50 का आधा कर दीजिए, यानी इनपुट में 25 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि आउटपुट 50 दे रहे हैं। ध्यान रखना, रिपल फ्रिक्वेंसी 2 गुनी होती है, हमसे इनपुट पूछा गया था, 25 हर्ट्ज आएगा नो डाउट। अगला हमारा सवाल है बीजेटी का कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड में होता है जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रेजिन में हो। दोस्तों सक्रिय क्षेत्र में एक ट्रांजिस्टर का पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है, दूसरा जंक्शन हमेशा रिवर्स में होता है। पहले जंक्शन को वैसे एमिटर बेस जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे को बेस कलेक्टर कहा जाता है। पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में, दूसरा हमेशा रिवर्स में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तांबा और जस्ते की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। दोस्तों शॉर्ट में अगर याद रखें तो मैं आपको बताऊं कि पीतल में ताज होता है, यानी तांबा और जस्ता से मिलकर के जो बनती है डिवाइस उसको पीतल यानी ब्रास कहा जाता है। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला सवाल था मेगर किस प्रकार का यंत्र है। दोस्तों मेगर मूविंग कॉइल टाइप यंत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें भी प्रेशर कॉइल यानी मूविंग कॉइल की भांति ही वर्क करती है। सीसी और पीसी होते हैं तो प्रेशर कॉइल इसमें मूव करवाती है, इसलिए एक प्रकार का मूविंग कॉइल मीटर माना जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध मापन के काम आता है। उपयोग करते समय सप्लाई परिपथ में ऑन नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा सवाल को छोड़ करके सभी वाइंडिंग मुख्य भाग के अतिरिक्त एक वाइंडिंग है। दोस्तों सवाल ये पूछना चाह रहा है कि एक जो है वो तो मुख्य भाग है या मेन वाइंडिंग है, बाकी जितने भी ऑप्शन है ना वो सब के सब अतिरिक्त वाइंडिंग है जो हर किसी परिपथ में लगाई जाती है, जिनका अलग ही उद्देश्य होता है। देखो फील्ड कॉइल जो है ना ये मोटर और जनरेटर का मेन पार्ट होता है, जिसको अपन रोटर बोल सकते हैं, या जैसे डीसी मशीनों में फील्ड पोल बोलते हैं, तो ये तो मेन भाग हो गया। जबकि डमी कॉइल, डेम्पर वाइंडिंग और टर्शियरी ये विशेष प्रकार की कॉइल होती है, मुख्य भागों में नहीं होती कभी भी। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। फील्ड कॉइल को छोड़ करके बाकी सभी क्या है, अतिरिक्त वाइंडिंग का प्रकार है। अगला हमारा सवाल है निकिल कैडमियम सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। KOH की ओर जाना है, बी ऑप्शन रहेगा। अगला हमारा सवाल जब RC समांतर सर्किट में यदि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो परिपथ की प्रकृति किस ओर होगी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 4-5 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो क्या होता है कि एक चीज़ तो ध्यान रखना, समांतर सर्किट है इसलिए IR में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वो तो जो अपनी है वही रहेगी, है ना। अब हमें ये देखना है कि कैपेसिटर की धारा में कितना परिवर्तन आता है, क्योंकि समांतर में करंट ही तो है वो फैक्टर जो डिसाइड करेगी कि पेज अंतर बढ़ेगा कि घटेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा कि घटेगा। देखो ध्यान से, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हम सब जानते हैं XC फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC कम होगा, सीधी सी बात है ना। जब XC कम होगा तो देखो IC बढ़ेगा, बात समझ रहे हो ना। IR तो जहाँ थी वहीं है, लेकिन IC की मात्रा अब बढ़ गई। कैसे फैक्टर डिसाइड होगा, देखो ये परिपथ की मान लीजिए करंट, अपन वोल्टेज भी यही मानते हैं। इसके सापेक्ष यदि मैं बात करूं तो रजिस्टर वाली धारा IR तो यहीं रहेगी, लेकिन जो IC है वो यहाँ आएगी ना। जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ हो गई, देखो ध्यान से, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा,
परिपथ अधिक कैपेसिटिव प्रकार का होगा। सिंपल फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, XC घटा, IC बढ़ गई, कैपेसिटर की धारा बढ़ गई ना, तो परिपथ अधिक कैपेसिटिव हो गया। अगला हमारा सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप मीटर होते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल वोल्ट मीटर होते हैं, ध्यान रखना। हालांकि कुछ बुक में वाट मीटर के प्रकार में इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर लिख रखा है, बट एक्चुअल में होता नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर AC DC दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं, उसे ध्यान रखना। अगला हमारा सवाल, अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है। साधारण सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना। रिलक्टेंस मोटर को बोलते हैं, प्रतिष्ठम्भ मोटर को बोलते हैं, क्योंकि इसकी रोटर पर कहते हैं कि ना तो कोई स्लॉट होते हैं ना कोई वाइंडिंग होती है, इसको एक्साइट नहीं करते। इसका रोटर लो रिलक्टेंस को फॉलो करते हुए गति प्राप्त करता है। अगला सवाल, क्रॉस फील्ड DC मशीन में इंटरपोल की संख्या 4 है, तो मशीन में मेन पोल कितने? दोस्तों क्रॉस फील्ड जो DC मशीनें होती है ना, इनमें मेन पोल के 2 गुने इंटरपोल होते हैं हमेशा। इंटरपोल जो होते हैं ना, वो मेन पोल के सापेक्ष सेट के रूप में होते हैं, ठीक है। तो देखो मेन पोल अगर 2 होंगे तो इंटरपोल 4 होंगे ना, ए ऑप्शन रहेगा। जैसे मेटाडाइन, एम्प्लीडाइन, रोजेनबर्ग, ये क्रॉस फील्ड जनरेटरों के प्रकार होते हैं DC में। अगला हमारा सवाल है कि एक कॉइल में AC सप्लाई देने पर धारा I1 और DC सप्लाई देने पर धारा I2 प्रवाहित होती है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? देखो DC वाली करंट जो होती है ना, वो AC वाली करंट से अधिक होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि DC में धारा प्रवाह का विरोध उस कॉइल का केवल रेजिस्टेंस करेगा, जबकि AC में रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों करेंगे, यानी R और XL मिलकर करेंगे, Z होकर के करेगा। इसलिए AC में धारा कम, DC में अधिक रहेगी। B ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल, किस ट्रांजिस्टर की करंट गेन मैक्सिमम है? सबसे अधिक करंट गेन कॉमन कलेक्टर की होती है, सबसे कम कॉमन बेस की होती है, बीटा जो है वो कॉमन एमीटर की होती है। बस दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।